हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपको पवन सीरीज है उसके लघु प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज को देख चुके हैं और उससे पहले लघु प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। रुधिर दाता तथा रुधिर ग्राही को तालिका से स्पष्ट करें। तो रुधिर दाता और रुधिर ग्राही कहते किसको हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इस चीज को समझते हैं कि भाई ब्लड तो एक जैसा होता है, लेकिन ये क्या, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ग्रुप वाइज ब्लड देना चाहिए। जैसे किसी मरीज को ब्लड चाहिए तो उसका ग्रुप चेक करें, फिर उसके बाद ब्लड दें। तो इन चीजों को भी समझेंगे, वो भी डिटेल में समझेंगे, प्लस सारणी को देखेंगे। तो रुधिर देने वाले को दाता, यानी किसी ने कुछ दिया तो क्या कहते हैं, वो बड़ा दाता है। तो वो दाता है मतलब दे रहा है। और रुधिर प्राप्त करने वाले को ग्राही, यानी उसने ग्रहण किया है, कोई चीज हमसे ली है और उसने ग्रहण किया है, तो सिंपल सी बात है वो ग्राही हो जाता है। तो इस तरह से देने वाले को दाता और प्राप्त करने वाले को ग्राही कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ब्लड क्यों ग्रुप वाइज दिया जाता है। तो पहले क्या होता था, यानी प्राचीन काल में वैज्ञानिक दूसरे जो स्वस्थ मनुष्य होते थे तो उनका ब्लड जो है वो चढ़ाकर ऐसे रोगियों को बचाने की कोशिश करते थे जिसे रुधिर आधान क्या कहते थे, तो जिसे रुधिर आधान या कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो ऐसा करने से कुछ रोगी तो बच जाते थे, लेकिन ज्यादातर क्या होता था, इनके लिए घातक सिद्ध होता था। और आखिर में घातक सिद्ध क्यों होता था ये भी समझ लेते हैं। और जब घातक सिद्ध होगा तो जाहिर सी बात है मृत्यु हो जाती थी। तो 1902 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने, तो कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कब, 1902 ईस्वी में पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक समान नहीं होता है। और जबकि देखिए ब्लड तो एक ही जैसा होता है, रेड होता है ना, लेकिन एक समान नहीं होता है। और कहा कि रुधिर आधान की सफलता के लिए जरूरी है कि रुधिर दान देने वाले का रुधिर लेने वाले रोगी के समान हो और तभी व्यक्ति जीवित रह सकता है। यानी क्या कह रहे हैं कि दोनों का ब्लड एक जैसा हो, तभी जब उनको प्राप्त होगा तभी वो जीवित रह सकता है। अन्यथा क्या होगा कि रुधिर, जैसे ही रोगी के रुधिर पहुंचेगा, पहुंचते ही दाता के रुधिर के लाल जो रुधिराणु परस्पर बड़े बड़े समूहों में चिपकने लगते हैं, जिसे रुधिराणु का अभिसंश्लेषण कहते हैं। और इसी वजह से रोगी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। अब देख लेते हैं सारणी की किस वर्ग का ग्रुप किसको देना चाहिए, कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। तो यहाँ पे आपकी सारणी है तो आप इसमें समझ सकते हैं रुधिर वर्ग जो दाता है, ए क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए, जो आपका ए है तो वो क्या है, तो ए तथा बी और प्लस ए दोनों को दिया जा सकता है। किसको किसको दिया जा सकता है, तो ए बी और ए को दिया जा सकता है। और प्राप्त किसे किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है ओ और ए को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बी ग्रुप। तो बी ग्रुप में आप समझ लें कि जो बी ग्रुप आपका हो जाता है तो बी और ए बी
को दिया जा सकता है। और प्राप्त किसे किया जा सकता है? तो प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो बी ग्रुप होगा जिसका, तो वो दे तो बी तथा ए बी दोनों को सकता है, और प्राप्त किससे कर सकता है? तो ओ और बी से, है ना, इससे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आपका हो जाता है ए और बी, आप ये समझ लें। तो जो ए बी है तो दिया किसे जा सकता है? तो आप समझ लें, सबसे पहले दिया जा सकता है ए बी को। किसको? तो ए बी को। और प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ओ, ए और ए बी और ओ, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से ले सकता है, यानी वो सर्वग्राही है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, यानी ये सर्वग्राही हो जाता है। उसके बाद ओ ग्रुप देख लेते हैं। तो जो ओ ग्रुप है आपका, वो देखिए, रुधिर दिया किसको जा सकता है? जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं, और ए बी को तो दे सकते हैं, यानी ये सभी को दे सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? ये सर्वदाता होते हैं। कौन होते हैं? सर्वदाता, यानी ये सभी को दे सकते हैं। और ए बी क्या है? ये सर्वग्राही है, यानी सभी से ये प्राप्त कर सकता है। जिसका ग्रुप ओ हो तो वो देखिए सभी की जान बचा सकता है, और जिसका ए बी है तो क्या हो सकता है? वो सभी से ब्लड ले सकता है, यानी उनको तो बड़ी आराम है, किसी का भी ग्रुप उनको चढ़ा दो, उनका तो मानो भाई कल्याण हो गया, है ना। तो ये चीज हो जाती है। आई होप आप लोगों को सारणी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखें। अभी हम लोगों ने डिटेल में जाना, फिर हम लोग जान लेते हैं कि सर्वदाता व सर्वग्राही। सर्वदाता किसे कहते हैं? तो जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी ओ ग्रुप हो जाता है, तो ये सर्वदाता हो जाता है। और ग्राही की अगर बात की जाए, सर्वग्राही कौन है? तो ए बी, ये सभी का ब्लड ले सकता है, जिसका ये ए बी ग्रुप है वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से ये आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो एक ही जैसे थे। उसके बाद देख लेते हैं रक्त दाब किसे कहते हैं, इसको कैसे मापते हैं। तो रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, यह रक्त नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव रक्तदाब कहलाता है। हृदय परकुंचन के समय यह दाब अधिक तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। रक्तदाब को दबांतर मापी से मापा जाता है। अब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, किससे मापा जाता है? तो दाबांतर मापी से मापा जाता है। इसका देखिए नाम आपको लिखना है कि इसको कैसे मापते हैं। तो दाबांतर मापी से मापा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो जैव विकास के प्रमाण, जीव जातियों में बहुत धीमी गति से विकास होता आ रहा है। जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में संबंध दिखाने के अनेक प्रमाण अब तक ज्ञात हुए हैं। शारीरिक संरचना तथा क्रियाओं से प्रमाण, तो विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक संरचना की समानता इस बात की द्योतक है कि यह जीव एक दूसरे संबंधित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनाओं में इन समानताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह समानताएं दो प्रकार की होती है, समरूप या समवर्ती रचनाएं या समजात रचनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद जीवाश्म के प्रमाण देख लेते हैं। ऐसे अनेक जीव जो कभी हजारों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवित थे लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं, ऐसे विलुप्त प्राणियों वनस्पतियों के अवशेष या चिन्ह चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं। इन अवशेषों चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की यह शाखा अनेक जीवों के विकास का क्रमवार ब्यौरा बताती है, जो जैव विकास होने का सीधा एवं ठोस प्रमाण है।
जिन जंतुओं तथा पौधों के जीवाश्म अभी तक प्राप्त हुए हैं, उनके अध्ययन से पता चलता है कि वे आकार एवं समरूप में आधुनिक प्राणियों तथा वनस्पतियों से भिन्न हैं। सबसे प्राचीन चट्टानों से मिले सरलतम प्राणियों, अकशेरुकाओं जंतु तथा वनस्पतियों, शैवाल, कवक के जीवाश्म तथा इनके बाद बनी चट्टानों में कशेरुकी जंतु, मछलियां, मेंढक के जीवाश्म और इनके बाद की चट्टानों में सरीसृप जैसे छिपकली, कछुए, मगरमच्छ तथा डायनासोर के जीवाश्म के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जैव विकास क्रमिक परिवर्तन से कालांतर में हुआ है। अब आप जान चुके होंगे जीवाश्म क्या है, यानी क्या कह रहे हैं कि जीवाश्म का कैसे पता लगा। जो दबे हुए जीवाश्म जैसे कि किसके क्या होता है कि चट्टानों में दबे हुए मिले हैं ना उनके अवशेष, तो इससे प्रमाणित हो जाता है। अब अवशेषी अंग के प्रमाण इसको देख लेते हैं। जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे अंग भी पाए जाते हैं जिनका वर्तमान अवस्था में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसे कार्यविहीन तथा अनावश्यक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर में इनकी उपस्थिति को जानते हैं? इन्हीं अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका कोई काम तो नहीं होता है लेकिन वो होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? तो अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे कान की पेशियां अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। क्या आपके बाह्य कड़ की पेशियां हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, कुत्ते आदि स्तनधारियों के कान की भांति कार्य कर लेते हैं? हमारे बाह्य कड़ की पेशियां विकास के क्रम में अचल हो गई हैं। आपने दर्पण में अपनी आंखों के भीतरी कानों पर ध्यान दिया होगा। लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली उस निमेशक पटल का अवशेषी अंग है जो मेढक, पक्षियों, बिल्ली, खरगोश आदि में पाई जाती है। या तो देखिए आपने जरूर देखा होगा, यहाँ पे आपका याद तो हो जाता है, ठीक है ना। याद आपने जरूर देखा होगा, जब वह सोता है तो पूरी आंख निमेशक पटल में ढक लेता है। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तोते की बात हो रही है, ठीक है ना। तोती की बात हो रही है तो क्या करता है? आंख निमेशक पटल में ढक लेता है। हमारी आंखें भी ऊपरी फलक से ढक ली जाती है और निमेशक पटल अवशेषी अंग के रूप में आज भी पाया जाता है। इस प्रकार एक समूह के जंतुओं के अवशेषी अंगों का दूसरे समूह के जंतुओं में सुविकसित तथा क्रियाशील होना जैव विकास की पुष्टि करता है। यानी अवशेषी अंग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उन्हें कहते हैं जो होते तो हैं वो अंग, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता है। तो इस तरह से अवशेषी अंग हो जाते हैं। अगर अवशेषी अंग का एग्जाम्पल देखा जाए तो समझ लेते हैं, जैसे मनुष्य के मेरुदंड के पीछे पूंछ की हड्डी तथा कान के चारों ओर मांसपेशियों का होना, पेट में अंगुली के आकार का अंग तथा हैल मछली में पृष्ठदंड की हड्डियां, ये सब हो जाती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम आपको लिखने हैं और इसके बारे में आप डिटेल में बताएं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डार्विनवाद को समझाएं। तो यहाँ पे डार्विनवाद को समझ लेते हैं। डार्विन यानी चार्ल्स डार्विन, इनका समय कितने से कितने तक था? तो 1809 से 1882 तक। एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? तो अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे। डार्विन ने समुद्री यात्राओं द्वारा विभिन्न देशों तथा द्वीपों के जीवों का अध्ययन किया और जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। और इनको समझ लेते हैं कि इनका जो सिद्धांत था वो क्या था। तो इनका सिद्धांत समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया, जो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव प्रकाशित किया था। तो इस समय डार्विन ने विश्व भ्रमण करके विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि जंतुओं के पूर्वज एक ही थे। क्या थे? तो जंतुओं के जो पूर्वज हैं वो एक ही थे और उसके बाद उनके शरीर में भिन्नता केवल उनके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने और उनके अनुकूल स्वयं को बनाने के कारण उत्पन्न हुई है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है
डार्विन के मतानुसार जिराफ का विकास बताएं। तो डार्विन के अनुसार आदि जिराफों की गर्दन तथा टांगों की लंबाई में विभिन्नता थी। इनकी लंबाई में यह अंतर विभिन्नताओं के कारण था या विभिन्नताएं वंशानुगत थी। जीवन के संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वर्ण के परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि होती गई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त होते गए अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित हो गए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले जिराफ कैसे थे, तो उनकी गर्दन छोटी थी और जो आगे की टांगे थी वो छोटी थी, लेकिन उनको पृथ्वी पर खाने को नहीं मिला, यानी जमीन पर खाने को घास नहीं मिली, तो उनको जिंदा रहना था। और मनुष्य, देखिए मनुष्य हो या जीव जंतु हो, जीवित वही रह सकते हैं जो संघर्ष करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, जीने की, तो वही जी पाते हैं। तो इसने क्या किया, यानी जिराफ ने क्या किया, पेड़ लगा था, पेड़ पे पत्तियां थी, तो जब जमीन पे घास नहीं मिली तो ये उचक उचक कर पेड़ों की पत्तियों को खाने लगा। अब वो पत्तियां देखिए ऊंचाई पे थी तो उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो जिराफ ने क्या किया, अपनी जो गर्दन थी उसको उचका उचका कर उन पत्तियों को पाने की कोशिश की, और जो आगे की टांगे थी तो उनको भी उसने ऊपर उचकाया, तो इस तरह से उसको पत्तियां मिल गई और उसका क्या होता है, जो भोजन की तलाश थी तो उसकी पूरी हो जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उसके लिए, जीने के लिए मनुष्य को क्या करना होता है, उसको संघर्ष करना रहता है, जिस तरह से जिराफ ने संघर्ष किया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब उसको भोजन की प्राप्ति हो गई, फिर जब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि जो उसमें परिवर्तन होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं, कोई भी मनुष्य अपने आप को चेंज करना चाहे तो वो एक दिन में नहीं कर सकता। आप स्टडी कर रहे हो, एक दिन में नहीं कर सकते, जब आप रोज क्लास कंटिन्यू करेंगे तब आप उसको कर पाएंगे, है ना। तो यही हो जाता है। तो जब उसमें परिवर्तन हुए तो कई पीढ़ियां, यानी दसियों पीढ़ियों के बाद उसमें परिवर्तन हुआ। फिर जब उनकी संतान उत्पत्ति हुई, यानी संतानें हुई, तो उनकी जो गर्दन थी वो लंबी और आगे की टांगे भी लंबी थी। तो इस तरह से ये हो जाता है। और मनुष्य, जीव जंतु, तो उनको संघर्ष करना ही पड़ता है जीने के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताएं। तो डार्विनवाद के जो 5 आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं वो इस प्रकार हो जाते हैं। देखिए, प्राकृतिक वर्ण या चयन, जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, इसमें जो जीव प्रकृति वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है तथा प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, इसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनको जीने के लिए क्या होना चाहिए, तो उनको अपने जो अनुकूल, जैसे जो वातावरण है उसके अनुकूल रहना पड़ता है। जैसे जहाँ का जो माहौल होता है, अगर उसके अनुकूल हम नहीं ढल पाए तो क्या हम वहाँ पे जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है तो उसके अनुकूल हमारा शरीर ढल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ होती है वहाँ पे ढल जाता है। या आप इस तरह से समझ लें कि जैसे किसी घर का कुछ भी माहौल होता है, अगर आप उस माहौल में नहीं ढल पाए तो आप वहां पे नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्या होता है, आपको वहां पे ढलना रहता है, उस पर्यावरण में, उस वातावरण में आपको ढलना रहता है, यही अनुकूलन कहलाता है। अभी मछली है, अगर वो जल के अनुकूल ना हो तो क्या वो पानी में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। पक्षी है, वो हवा में उड़ते हैं, वहां के अनुकूल ना हो तो क्या वो पक्षी उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। जो जमीन पर रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य, अगर वो वहां के अनुकूल ना ढले तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो क्या होता है, हमें अपने आप को जैसे परिवार के अकॉर्डिंग या वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है, यानी वातावरण के अनुकूल ही ढालना अनुकूलन कहलाता है। यही प्राकृतिक वर्ण का चयन सिद्धांत या पहला सिद्धांत कहलाया। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, विभिन्नताएं। तो प्रत्येक जीव जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं,
इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ यह भी माना गया है कि विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक अथवा उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। यानी विभिन्नताएं जैसे क्या होता है, जो जैसे पिता है, पिता की संतानें आगे चल के कुछ और होती हैं, यानी उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म ले या पशु पक्षी कुछ भी, तो वही चीज नहीं, जरूरी नहीं है कि वही चीज वो हो, जो पिता हो वही उसके पुत्र या पुत्रियां हो, है ना, फिर उनके पुत्र के पुत्र वैसे ही हो, तो ऐसा नहीं है। तो उनमें भिन्नताएं होती हैं। फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वही जीवित रह सकता है, यानी वही जिंदा रह सकता है जो संघर्ष करेगा, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या अपने जीवन को जीने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, यानी मेहनत करेगा, वही जीवित रह सकता है, वही जिंदा रह सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति यानी जो जरूरत होती है उसके लिए हमें क्या, जैसे हमें भूख लगे तो हमें खाना चाहिए, है ना, तो वो चीज हमें जुटानी पड़ेगी। अब अगर हम उसको जुटाने में सक्षम है, यानी हमने जुटा लिया, तो हम जिंदा रहेंगे। और अगर हम नहीं जुटा पाए, हमने संघर्ष नहीं किया, हमने मेहनत नहीं की, तो क्या होगा, तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अनुकूलन से वह सशक्त हो जाता है, संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम ही जीवित रहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से वही चीज बता रहे हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया, मनुष्य हो या जीव हो, जिन्होंने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, वो जीवित रह पाए, और जो नहीं रह पाए, जो अयोग्य है, उस काबिल नहीं है, वो किस्मत के भरोसे है, नहीं मुझे मिल नहीं रहा भोजन। अरे भोजन ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, भोजन आप मेहनत करोगे तब आपको मिलेगा, तो वो तो जीवित रह जाते हैं। लेकिन जो किस्मत के भरोसे पे रहते हैं कि हम बैठे हैं और हमको यहाँ पे भोजन आके कोई दे जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो जब भूखों से, ये कहते नहीं, जब भूखे रहेंगे तो हम मर ही जाएंगे, तो ये चीज हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। स्थिर क्यों बनी रही, जो संघर्ष कर पाए वो जीवित है, जो संघर्ष नहीं कर पाए वो जीवित नहीं है, इसलिए स्थिर है। और अगर ऐसे होता तो मछलियां कितने अंडे देती हैं, मुर्गियों के कितने अंडे होते हैं, अगर सारे बच्चे हो जाएं तो पृथ्वी पर कहते नहीं कि मछलियां ही मछलियां रेंगती नजर आएंगी, या मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आएंगी, या मनुष्य ही मनुष्य नजर आएंगे, और दूसरा रह ही नहीं पाएगा। लेकिन जो उसके माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाता है वो जीवित रह जाता है, जो नहीं ढल पाता है वो जीवित नहीं रह जाता है। इसलिए एक सीमितता बनी हुई है और सभी लोग रह रहे हैं, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। फिर जीवन संघर्ष, देखिए यहाँ पे भी संघर्ष की ही बात की गई है। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए, है ना, क्योंकि भाई इंसान जी रहा है तो उसको क्या, जगह चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और प्रकाश यानी रोशनी भी चाहिए, और भोजन तो चाहिए ही चाहिए। और सभी सीमित स्थान तथा भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता, अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीवों यानी जो जीव है वो जीवित रहने की आवश्यकता सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें देखिए क्या करना पड़ता है, हमें भोजन की भी तलाश करनी पड़ती है, प्लस हमें घर भी बनाना पड़ता है, हमें रोशनी प्रकाश की भी, ये भी जो जरूरत होती है हमें आने जाने के लिए, उसके भी साधन को जुटाना पड़ता है, और भी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी हमें जुटाना पड़ता है ना। कहते हैं नहीं, कपड़ों की भी हमको जरूरत पड़ती है, और भी हमें सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पुस्तकों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है, तो हम इनको जुटाएंगे। तो जब जुटाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो हमें पैसों से मिलेगी, और पैसा कहाँ से आएगा, तो हम जब मेहनत करेंगे तभी तो हमें पैसा प्राप्त होगा ना, तभी हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसको जीवन संघर्ष कहते हैं। इस जीवन संघर्ष के कारण ही इसकी संख्या रेखागणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती तथा लगभग स्थिर रहती है। यह जीवन संघर्ष अंतः जातीय या सजातीय अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य दो सबसे अधिक होता है। अंतर जातीय अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य भी कम नहीं होता। यह नहीं कि अनेक बार तो यह वातावरण संघर्ष के रूप में भी सामने आता है। वही चीज की वातावरण जो संघर्ष, उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद जो 5वें नंबर पर हो जाता है आपका, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। जिन श्रेणियों के जंतुओं में प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है, यानी कुछ जंतुओं में अधिक होती है। अगर सभी संतानें जीवित रह जाएं तो पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त और कोई जंतु दिखाई नहीं देगा। क्या कह रहे हैं कि जो जीव हैं या जो मनुष्य है, तो सभी की संतानें क्या जितनी होती हैं सब जीवित ही रह जाती है? नहीं रहती हैं। अगर सभी संतानें जीवित रह जाएं तो एक ही तरह के लोग मतलब दिखाई देंगे। जैसे पशु हैं तो पशु ही पशु दिखाई देंगे, पक्षी हैं तो पक्षी ही पक्षी दिखाई देंगे, मछली हैं तो मछली ही मछली दिखाई देंगे, है ना। लेकिन उसमें कहते नहीं, मनुष्य के भी अगर मान लीजिए 5 संतानें हैं तो कभी 2 बचती हैं, कभी 3 बचती हैं। इसी तरह से मछलियों में जितने अंडे होते हैं तो सारे बच्चे नहीं होते हैं, वो अंडे ही समाप्त हो जाते हैं। या जो मुर्गियों के होते हैं तो वो भी, उसमें भी सारे बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकी क्षमता तो बहुत होती है, प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन सभी जीवित नहीं रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता कि उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों में 750 वर्ष में इस प्रकार रेखागणितीय अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी हेडिंग्स आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आपकी हो जाती है प्रकृति, वर्ण या चयन, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। और इसमें आप अपने लफ्जों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं लेमार्क को समझाइए, यानी जो लेमार्क वाद है उसको समझाइए। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लेमार्क वाद का सिद्धांत, तो इन्होंने देखिए जो सिद्धांत दिया था वो किस पे दिया था, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था तो इन्होंने जिराफ पर और सांप पर दिया था। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था कि जो सांप थे, पहले जो सांप थे वो कैसे थे, तो उनमें पैर थे, लेकिन जब वो झाड़ियों में चलते थे और बिल में जाते थे तो वो पैर उनके लिए बाधा बनती थी। तो और उनका विशेष मतलब उनका स्थान भी वहां पे नहीं था। तो फिर जब पूर्वज उनके आए, मतलब संतान उत्पत्ति हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या हुआ, पैर नहीं हुए। अब देखिए सांपों में क्या है, पैर नहीं है। और जिराफ का इन्होंने उदाहरण दिया कि पहले गर्दन छोटी थी, टांगे छोटी थी, लेकिन अब क्या है, जब 10 पीढ़ियों के बाद, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन में टाइम लगता है, तो क्या हुआ कि जो उनकी गर्दन थी वो भी लंबी हुई और जो उनकी टांगे अगली थी वो भी लंबी हुई। तो ये लेमार्क का सिद्धांत हो जाता है। इसमें इन्होंने क्या बताया है इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा देखिए लेंदी हो जाता है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा वो मत क्या कीजिए कि लेंदी हो गया। चीज़ों को आप लोग डिटेल में समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन, जैसे बहुविकल्पीय टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप और लघुत्तरीय टाइप तो आप कर ही लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और अगर हम शॉर्ट में आपको बता दें, चीज़ें समझाना सिर्फ यही पढ़ दें, तो क्या होगा, आप सीमित रह जाएंगे। और जब सीमित रह जाएंगे, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तब तो आप कर पाएंगे, और अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिटेल में चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्होंने देखिए इस पे क्या दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया जिराफ पर और सांप पर, ये याद रखिएगा। जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीव बेबिस्टिक डी लेमार्क, जिनका देखिए काल कितना रहा, जिनका यानी समय कितना रहा, तो 1744 से 1829 का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को
फिलोसोफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। अब इनकी पुस्तक का नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फिलोसोफी जूलॉजिक। किसकी पुस्तक है? तो लेमार्क की। और इनका सिद्धांत क्या कौन सा है? तो लेमार्कवाद है। इन्होंने किस पर एग्जाम्पल दिया? तो इन्होंने जिराफ पर और सांप पर, क्योंकि एक एक चीज को आप लोग समझते चलें। उसके बाद देखिए उनका सिद्धांत लेमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। अब इन्होंने किन किन बातों पर प्रकाश डाला इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उसके बाद हो जाता है जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, वातावरण का प्रभाव। यानी इन्होंने ये बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है और इसमें क्या होता है? इसमें जीवों के आकार की प्रवृत्ति भी होती है, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग भी होता है और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। जैसा वातावरण होता है उस अनुकूल मनुष्यों या जीव जंतु अपने आप को ढाल ही लेते हैं, है ना। जैसे आधुनिक जिराफ के जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले थे, वे ऊंची टहनियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचने का प्रयत्न करते थे और इसी प्रक्रिया में कालक्रम में उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। और उपार्जित लक्षण जैसे जो हो जाते हैं तो ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में चला गया और उसमें अन्य सुधार हुए, है ना। और ऐसे अनेक पीढ़ियों के संचित प्रयास से वर्तमान जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।